हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। हमारे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं, आपको टॉपिक अगर हमारा समझ में आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा। खैर हम आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा पहला लेक्चर है मेडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत का, और उसमें हम देखने वाले हैं अरबों का और तुर्कों का आक्रमण। ठीक है, इन्वेडर्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। मेडिवल हिस्ट्री की शुरुआत जो होती है वो इन्वेडर्स से होती है। कैसे अरब से और जो है टर्की यानी कि जो तुर्क है उनका इन्वेजन होता है इंडिया पे, वहां से हम शुरुआत करेंगे। थोड़ा बहुत इस्लाम के बारे में भी बात करेंगे। खैर टाइम को हम बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं और आइए हम शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। तो आज हम शुरू कर रहे हैं मेडिवल हिस्ट्री और हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा अरबों का आक्रमण। ठीक है, इन्वेजन ऑफ अरब्स, अरबों का आक्रमण। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे तुर्कों का आक्रमण। तो अरबों के आक्रमण की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत अगर हम देखते हैं तो खलीफा उमर जो थे, इस्लाम धर्म के, जो इस्लाम रिलीजन है उसके खलीफा थे उमर। ठीक है, उसके खलीफा थे उमर जो 634 से 644 तक खलीफा रहे। उनके टाइम में 636 में 636 ईस्वी में बंबई के पास में, जो आपका बॉम्बे है उसके पास में थाना एक क्षेत्र था। ठीक है, बंबई यहाँ पे थाना, तो बंबई के पास में एक थाना क्षेत्र था जहां पर सबसे पहला आक्रमण होता है अरब की तरफ से। और ये जो है वो एक असफल आक्रमण रहा, मतलब वो लोग इसमें क्या हुए कि सफल नहीं हो सके थे। और इस समय भारत में दो मेन रूलर थे, रूलर्स ऑफ इंडिया। एक तो आपके थे हर्षवर्धन और दूसरे आपके थे पुलकेशियन सेकंड, पुलकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन द्वितीय और हर्षवर्धन समय भारत के शासक हुआ करते थे। और ये जो पहला इन्वेजन था, पहला जो आक्रमण था वो असफल रहा। अच्छा, यहाँ पे आपको ये खलीफा टर्म से शायद आप परिचित नहीं होंगे, बहुत से लोग इनके बारे में पूरी डिटेल जानते होंगे। तो एक लाइन हम और आगे बता के फिर आपको हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि क्या ये खलीफा क्या है और कैसे बने, क्या चीजें हुई, तो इनके बारे में डिटेलिंग हम आपको बताएंगे। तो इसके बाद हम फिलहाल देखते हैं अभी कि 636 में ये हुआ। फिर 647 में एक और खलीफा हुए इनके बाद, उस्मान खलीफा थे, उस्मान, जो कि 644 से और 656 तक रहे आपके खलीफा। 644 से 656 ईस्वी तक वो खलीफा रहते हैं उस्मान। और इनके टाइम में 647 में भी एक आक्रमण होता है जो कि असफल रहता है। तो ये दो आक्रमण थे जो असफल रहे, इसलिए इनके बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत हमें नहीं है। अब चूंकि आपको ये खलीफा टर्म से आप शायद वाकिफ नहीं होंगे, आपको शायद खलीफा टर्म के बारे में उतना ना पता हो, तो हम सबसे पहले आपको खलीफा के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये दोनों असफल रहे थे। ठीक है, अनसक्सेसफुल इन्वेजन थे ये। किसके किसके टाइम में हुए? खलीफा उमर के टाइम में और खलीफा उस्मान के टाइम में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या सीन बन रहा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि आपके मोहम्मद पैगंबर साहब थे। ठीक है, मोहम्मद साहब थे जो आपके पैगंबर थे इस्लाम धर्म के। तो अपने जीवित रहते इन्होंने ये नहीं बताया कि इनका उत्तराधिकारी कौन होगा।
ठीक है, तो वहीं से ये सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। अब ये प्रॉब्लम शुरू हुई तो इसमें दो वर्ग निकल के आए। अब क्या चीजें हुई, आइए हम उसको समझते हैं। तो इन्होंने अपना सक्सेसर नहीं बताया था, ठीक है, जो उत्तराधिकारी होता है सक्सेसर, उसके बारे में इन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया था। जो इनके उत्तराधिकारी होंगे आगे, उन्हीं को हम बोलते हैं खलीफा। क्या बोलते हैं? खलीफा। जो उत्तराधिकारी हुए मोहम्मद साहब के, उन्हीं को हम खलीफा बोलते हैं। अब क्या होता है देखिए, मोहम्मद साहब की एक बेटी थी फातिमा। मोहम्मद साहब की एक बेटी थी फातिमा। उनकी शादी कराई मोहम्मद साहब ने अपने ही चचेरे भाई हैं, जिनका नाम था अली, ठीक है। ये वाइफ हैं किसकी? अली की। अली कौन है? मोहम्मद साहब के चचेरे भाई। मोहम्मद साहब की बेटी है फातिमा, जिनकी शादी मोहम्मद साहब ने कराई थी अपने ही चचेरे भाई अली से। तो एक वर्ग चाहता था कि इन्हीं के परिवार से ही अगला जो खलीफा बने, जो नेतृत्व करता हो धर्म का, जो सर्वोच्च पद होता है इस्लाम धर्म में खलीफा का, वो इन्हीं के परिवार से कोई ले। और इनके परिवार में कौन इनका उत्तराधिकारी दिखाई पड़ता है? तो वो दिखाई पड़ते हैं अली, जो कि इनके चचेरे भाई भी हैं और इनके दामाद भी हैं। वहीं दूसरी तरफ एक वर्ग ऐसा था जो चाहता था कि परिवार का सदस्य जो है वो खलीफा ना हो। दूसरा वर्ग जो था वो क्या चाहता था कि परिवार का कोई सदस्य ना हो। ठीक है, दूसरा वर्ग ये चाहता था कि परिवार का कोई सदस्य खलीफा ना बने, उसकी जगह निर्वाचक मंडल द्वारा बहुमत से कोई चुना जाए। निर्वाचक मंडल यानी कि इलेक्टोरल बोर्ड, निर्वाचक मंडल द्वारा बहुमत से उत्तराधिकारी यानी कि खलीफा चुना जाए। तो अब यहां पर दो वर्ग जो है वो बट जाते हैं। इनको हम बोलते हैं अंसारियों का समूह। क्या बोलते हैं? अंसारी। क्या बोलते हैं? अंसारी। और इस ग्रुप को बोलते हैं मुहाजिर। ये अंसारी और मुहाजिर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद वाली बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो लोग चाहते थे कि परिवार का सदस्य अगला खलीफा ना बने, उसकी जगह निर्वाचक मंडल द्वारा बहुमत से किसी को चुना जाए, इनको कहा गया सुन्नी। यहीं से आपका शिया और सुन्नी का जो कॉन्सेप्ट है वो पैदा होता है। सुन्नी, और जो लोग चाहते थे कि अली को अगला खलीफा बनाया जाए, उनको कहा गया शिया। जो लोग चाहते थे कि अली उत्तराधिकारी बने, खलीफा बने, वो हो गया शिया समूह। और जो समूह चाहता था कि परिवार का कोई सदस्य जो है वो ना बने, उनकी जगह कोई और बने, उस समूह को कहा गया सुन्नी। तो यहां से जो आपने ये शिया सुन्नी कॉन्सेप्ट बहुत बार आपने देखा होगा, सुना होगा कि ये शिया मुस्लिम है, ये सुन्नी मुस्लिम है, तो ये कॉन्सेप्ट यहां से आता है। और जो शिया समूह के लोग थे, अली के दो बेटे थे, इनके दो बेटे थे, एक थे हसन और एक थे हुसैन। तो शिया समूह के जो लोग हैं, जो शिया मुस्लिम्स होते हैं, वो अली को और हसन तथा हुसैन को मानते हैं, ठीक है। और वहीं सुन्नी लोग जो है इनको नहीं मानते हैं। तो ये तो हो गई शिया और सुन्नी की बात। अब खलीफा कौन हुए? अब चूंकि विवाद चल रहा है दो समूहों में, एक चाहता है कि परिवार का बने, एक चाहता है परिवार का ना बने। तो इस विवाद के बाद में जब खलीफा बनते हैं तो आपको खलीफा देखने को मिलते हैं कुल 4। कितने खलीफा हुए इस्लाम धर्म में? 4 खलीफा हुए। सबसे पहले मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में सबसे पहले आपके जो खलीफा बनते हैं वो हैं अबू बक्र। कौन है? अबू बक्र, जो कि 632 से 634 ईस्वी तक, यानी 632 से और 634 कॉमन 83 तक
आपके खलीफा रहेंगे अबू बकर। अबू बकर के बाद अगले आपके खलीफा बनते हैं उमर। उमर आपके 634 से 644 तक खलीफा रहते हैं। थर्ड आपके जो खलीफा बनेंगे वो होंगे उस्मान, और उस्मान 644 से 656 तक खलीफा रहेंगे। और फोर्थ नंबर पे आपके जो ये अली हैं, ये बनते हैं आपके खलीफा, जो कि 656 से और 661 तक आपके खलीफा रहेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर है। इसको आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे कि शिया सुन्नी क्या है, खलीफा क्या होते हैं, खलीफा कौन है, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी हैं, सक्सेसर ऑफ मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब, known as Khalifa, and there are 4 Khalifa in Islam religion। ठीक है, इस्लाम धर्म में आपके 4 खलीफा हुए हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। सबसे अंतिम अली थे, इसके बाद कोई इनके खलीफा नहीं है। ये जो चारों खलीफा हुए, इनको हम लोग रसीदुन के नाम से भी जानते हैं। खलीफा को क्या बोला जाता है? रसीदुन या सन्मार्गी। रसीदुन या सन्मार्गी खलीफा, इसको इंग्लिश में भी ऐसे लिख लीजिएगा, रसीदुन या सन्मार्गी खलीफा। और इन चारों की जो सेंटर ऑफ एक्टिविटी रहा, गतिविधियों का जो केंद्र रहा, सेंटर ऑफ एक्टिविटी, तो जब हम सेंटर ऑफ एक्टिविटी की बात करते हैं तो ये रहा मदीना। क्या था? मदीना था। तो ये इस्लाम धर्म के बारे में आपको जितना जानने की जरूरत है वो हमने बताया। इसके अलावा बहुत सी बातें हैं कि मोहम्मद साहब जो पैगंबर थे, हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब, वो किस तरह से वो इस्लाम धर्म को लेके आए, इस्लाम धर्म का कैसे विकास हुआ, या इन सभी चीजों पे डिस्कशन अगर आपको और करना है तो आप कमेंट में बताइए। हम इस्लाम धर्म पे ही प्रॉपर एक अलग से आपको वीडियो देंगे कि कैसे इस्लाम धर्म बना, क्या क्या गतिविधियां हुई, क्या क्या एक्टिविटीज हुई, कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ, ये सारी चीजें हम आपको अलग से बता सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। फिलहाल आपको यहाँ पर मेडिवल हिस्ट्री के स्टार्टिंग में इतना बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि खलीफा की ही हमने बात की कि पहला जो इन्वेजन होता है अरब लोगों का, वो उमर के टाइम में होता है, जब हर्षवर्धन और पुलकेशियन सेकंड जो है हमारे भारत में शासक थे। हालांकि वो इन्वेजन जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा, असफल रहा। और दूसरा जो था वो उस्मान के समय में 647 में होता है, वो भी असफल रहा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इसलिए हमने बता दी कि खलीफा क्या है, कितने खलीफा हुए, कैसे खलीफा बने, और इसमें फॉलोअर्स कैसे अलग अलग हैं, शिया सुन्नी क्या होता है। और वैसे देखा जाए तो मुस्लिम, जब हम लोग इस्लाम रिलीजन के बारे में पढ़ते हैं तो हमको बहुत सारी चीजें पढ़नी होती हैं कि नमाजे जोहद, निसाब, जक़ात, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो आप शायद नहीं जानते होंगे। तो अगर एजुकेशन पर्पस से आप जानना चाहते हैं तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम इस्लामिक रिलीजन पे आपको अलग से एक पूरी लेक्चर, यहाँ पे हम एक लेक्चर में पूरा आपको इस्लाम धर्म समझा देंगे। एनीवेज, इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक देखा कि 2 अटैक हुए, दोनों असफल रहे, दोनों अनसक्सेसफुल अटैक्स रहे अरब के। इसके बाद हम बात करेंगे मोहम्मद बिन कासिम के अटैक के बारे में। किसके बारे में? मोहम्मद बिन कासिम के अटैक के बारे में। तो सीरिया में जब उमैयद वंश के खलीफा जो अल वालिद हैं, उनका शासन था, तो उनके समय में ही 712 में 712 सीई में भारत के सिंध क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों का पहला सफल आक्रमण। अब देखो, हमने ये नहीं कहा कि अरबों का पहला आक्रमण, हमने ये नहीं कहा कि जो मोहम्मद बिन कासिम का जो इन्वेजन होता है इंडिया पे, अरब्स का इन्वेजन जो इंडिया पे मोहम्मद बिन कासिम के लीडरशिप में होता है, दैट वाज द फर्स्ट इन्वेजन ऑफ अरब्स इन इंडिया, ये मैंने नहीं कहा। आई एम सेइंग दैट इट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल अरब इन्वेजन। किसकी लीडरशिप में? इन द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन कासिम इन 712।
when the rule of खलीफा अल वालिद इन सीरिया। ठीक है, तो अब हम सीधे आते हैं मोहम्मद बिन कासिम पे। तो सीरिया में, जो आपका सीरिया है, सीरिया में रूल था उमैयद डायनेस्टी का। उमैयद वंश, उमैयद वंश के खलीफा हैं अल वालिद। कौन है खलीफा? अल वालिद, जो कि 705 से 715 तक रहे, वहां पे खलीफा रहे वो सीरिया में। ठीक है, इनका रूल था, खलीफा अल वालिद का रूल था सीरिया में। इन्हीं के टाइम में 712 में मोहम्मद बिन कासिम, एमबीक्यू में लिख दे रहा हूं, मोहम्मद बिन कासिम। मैं अगर शॉर्ट में कहीं एमबीक्यू लिखता हूं तो आप याद रखिएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, मोहम्मद बिन कासिम के बारे में बात कर रहे हैं। पूरा यहां लिखने में बोर्ड में बहुत टाइम लग जाता है। तो मोहम्मद बिन कासिम का अटैक होता है 712 में, जो कि फर्स्ट सक्सेसफुल इन्वेजन ऑफ अरब्स इन इंडिया। क्लियर है? भारत में अरबों का प्रथम सफल आक्रमण, भारत में अरबों का प्रथम सफल आक्रमण 712, मोहम्मद बिन कासिम। और भारत पर अरब के आक्रमण के जो साक्ष्य मिलते हैं वो आपको चचनामा में मिलेंगे, तारीखे सिंध में मिलेंगे। ठीक है, और अगर हम इसके एविडेंस की बात करें, साक्ष्य, अगर हम एविडेंस की बात करते हैं तो वो आपको दो जगहों से देखने को मिलता है। एक आपकी राइटिंग है, पुस्तक है चचनामा, और एक है तारीखे हिंद। ठीक है, एक आपकी है तारीखे सिंध, मैंने हिंद बोला है धोखे से, एक्चुअल में वो तारीखे सिंध है। ठीक है, चचनामा और तारीखे सिंध में देखने को मिलता है। तारीखे सिंध को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं मासूम ए सिंध, मासूम सिंध या तारीखे सिंध। और चचनामा, इन दो जगहों से इस अरब आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। और ये जो आक्रमण हुआ, इनके गवर्नर थे, अल वालिद के गवर्नर थे मंसूर हज्जाज, इनके गवर्नर थे मंसूर हज्जाज। तो मंसूर हज्जाज जो है वो गवर्नर थे अल वालिद के, उन्हीं के आदेश पर यह आक्रमण हुआ था। और इससे पहले 711, ये 712 में हुआ, 711 में 711 में भी जो ये मंसूर हज्जाज हैं, इन्होंने उबैदुल्ला और बुदैल को भेजा था। इन्होंने किसको भेजा था? 711 में उबैदुल्ला, ठीक है, उबैदुल्ला और बुदैल को भेजा था। लेकिन ये इन्वेजन जो था वो असफल रहा, अनसक्सेसफुल रहा। क्लियर है ये चीज? जनरली हम लोग इतना पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मेरा हमेशा से ये रहा है कि आप लोगों को हम जो चीज भी पढ़ाएं वो इतने डिटेल में पढ़ाएं कि अगर कहीं से डीप क्वेश्चन पूछा जाए
तो आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो देखिए एक बार इसको पूरा आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, इसको नोट डाउन करना है कर लीजिए। मैं बता देता हूं एक बार शॉर्ट में कि मोहम्मद बिन कासिम का जो है जो आक्रमण था 712 ईस्वी में होता है, जो कि भारत में पहला सफल आक्रमण था अरबों का। और जिस समय आक्रमण हुआ उस समय जो आपके सीरिया है वहां पे उमैयद वंश के खलीफा हैं अल वालिद, उनका शासन था। और अल वालिद के गवर्नर जो कि हैं मंसूर हज्जाज, इन्होंने 711 में भी 711 सीई में भी उबैदुल्ला और बुदैल दो लोगों को भेजा था, वो भी आक्रमण जो था वो असफल रहा था। फिर 712 में उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। और जो ये पूरा अरब आक्रमण की जानकारी है ये आपको मेनली दो सोर्सेज में देखने को मिलती है, एक है चचनामा और एक है तारीखे हिंद। और जो आपकी तारीखे हिंद है इसके ऑथर की अगर हम बात करें तो ये है मीर मोहम्मद मासूम। मीर मोहम्मद मासूम, तो चूंकि ये मासूम के ऑथर, इसीलिए मासूम नाम था इनका, इसीलिए इसको मासूम सिंध भी कहा गया है। ठीक है, तो यहां तक चीजें आपको क्लियरली समझ में आ गई होंगी। इसको हम रफ करके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिंध पे जो सबसे पहला आक्रमण होता है वो कहां पे हुआ। तो आइए हम उसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए एक्चुअल में हमने जब बताया कि जब हज्जाज जो भी गवर्नर थे वहां के उमैयद वंश के जो खलीफा हैं उनके, उन्होंने 712 मोहम्मद बिन कासिम को भेजा, तो बेसिक उनका रीजन था कि उन्होंने भारत के सिंध क्षेत्र में आक्रमण किया था जितना ज्यादा हो सके धन के लिए। ठीक है कि मतलब वहां युद्ध करेंगे, वहां आक्रमण करेंगे तो धन वगैरह वो लेके आएंगे, जिससे वो मिडिल ईस्ट जो है, जो आपका मध्य क्षेत्र है एशिया का, उन सब क्षेत्रों में वो अपना साम्राज्य आगे बढ़ा पाए, वो उनका मेन पर्पस था। लेकिन उसका तत्कालीन कारण क्या हुआ कि 708 में 708 सीई में कॉमन इरा में श्रीलंका में एक सेरेन द्वीप है, वहां से एक अरबी जहाज आ रहा था जिसको देवल बंदरगाह के पास में लूट लिया गया। ठीक है, ये बैकग्राउंड स्टोरी है, मतलब हम तात्कालिक कारण की बात कर रहे हैं कि 708 में देवल जो पोर्ट है, देवल बंदरगाह, वहां पे अरबी जहाज को लूट लिया गया। देवल एयरपोर्ट अगर आप ध्यान दें तो वो जो आपका सिंध क्षेत्र आता है, जब आप मैप में देखेंगे सिंध क्षेत्र को, तो वहां नीचे ही आपका ये देवल पोर्ट होता है, देवल बंदरगाह दिखाई पड़ेगा। तो उसको लूट लिया गया यहां पर देवल बंदरगाह के पास में। उस समय सिंध के जो रूलर थे, सिंध के जो रूलर थे उनका नाम था दाहिर। क्या नाम था? दाहिर। दाहिर जो है उस समय सिंध क्षेत्र के शासक हुआ करते थे। तो इनसे कहा गया, अल हज्जाज जो कि गवर्नर था, जो खलीफा थे उनका, खलीफा का नाम था अल वालिद, अभी मैंने आपको बताया था सीरिया के खलीफा थे। तो क्या हुआ कि उन्होंने दाहिर से कहा कि भाई जो वो जिन लोगों ने लूटा है उनको आप पकड़ के हमें सुपुर्द कर दीजिए। अब दाहिर ने क्या कहा कि भाई वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जो ये देवल बंदरगाह है वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए ये संभव नहीं है कि हम उन लूटने वालों को पकड़कर आपको दे सकें। तो इसी बात से जो है वो नाराज हो जाते हैं हज्जाज, और वो उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम को सिंध के क्षेत्र पे आक्रमण करने के लिए भेज देते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल रीजन अगर हम जाने तो वो वहां से धन प्राप्त करना था उनको। ठीक है, लेकिन तात्कालिक कारण जो था कि मतलब क्यों अचानक से वो युद्ध हुआ, उस समय का जो आपका रीजन था, तो वो ये हो गया कि इसकी वजह से अटैक उन्होंने किया। तो बहुत लोग कहते हैं इसकी वजह से अटैक हुआ, तो सिर्फ ये एक रीजन नहीं था, पहले से ही वो चाहते थे कि यहां से वो अटैक करके धन को लूटे, यहाँ की जो ग्लोरी है उसका फायदा उठाएं। बट तात्कालिक कारण ये था और मेन आपका धन वाली बात हो गई। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जिस क्षेत्र पर पहला, आप चूंकि देखिए यहां पे क्या हुआ कि दाहिर पे ही आक्रमण हुआ,
और कौन सा क्षेत्र था वो? तो वो था आपका देवल बंदरगाह। तो इसी देवल पोर्ट पे पहला अटैक होता है, पहला इन्वेजन होता है। ठीक है, पहला आक्रमण कहां होगा? देवल बंदरगाह पे, देवल पोर्ट पे। मैंने शायद एयरपोर्ट बोल दिया क्या? अगर मैंने ऐसा बोला होगा तो प्लीज उसके लिए सॉरी। ये देवल पोर्ट है, देवल बंदरगाह है। तो यहां पर अरबों का पहला आक्रमण होता है मोहम्मद बिन कासिम के लीडरशिप में। मतलब सफल की अगर हम बात करें, सफल आक्रमण में, सफल इन्वेजन में, जो सक्सेसफुल इन्वेजन है उसमें पहला यहां हुआ, जिसमें जो दाहिर था वो मारा गया। दाहिर की क्या होती है? उसमें डेथ हो जाती है। और ये जो युद्ध था इसको हम बोलते हैं राबोर का युद्ध। क्या बोलते हैं? राबोर का वॉर ऑफ राबोर। राबोर का युद्ध ये कब होता है? तो ये 20 जून 712 ईस्वी में होता है। जून 2712 सीई में आपका राबोर का युद्ध होता है। कहां पे? देवल एयरपोर्ट, सॉरी देवल पोर्ट, यानी कि देवल बंदरगाह। किसके किसके बीच में? मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस दाहिर। मोहम्मद बिन कासिम जो है वो जीतेगा और दाहिर की क्या हो जाएगी? डेथ। और इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट सक्सेसफुल इन्वेजन ऑफ अरब्स इन इंडिया। क्लियर है ये चीज? कोई यहां पे आपको अगर डाउट लग रहा है तो बताइए एक बार। कोई भी अगर आपको समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसको अलग से आपको एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि हम पूरी तरीके से डेडिकेटेड हैं आपको हेल्प करने के लिए। ठीक है, और इसके बाद में जब वो मोहम्मद बिन कासिम ने राबोर में इसको हरा दिया दाहिर को, फिर वो आगे बढ़ता है बहमनाबाद की तरफ। ठीक है, इसको पहले नोट डाउन कर लिए तो हम रफ कर दें। तो अब उसने क्या हुआ, राबोर का जो युद्ध था, राबोर बैटल, उसको जीत गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वो कहां गया? बहमनाबाद। बहमनाबाद, बहमनाबाद जिसको हम ब्राह्मणावाद के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्राह्मणावाद। बहमनावाद या ब्राह्मणावाद के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और यहां पर उसने, मोहम्मद बिन कासिम ने, दाहिर के जो पुत्र थे जयसिंह, उनको परास्त किया। यहां पे एमबीक्यू वर्सेस होता है जयसिंह। जयसिंह कौन है? सन ऑफ दाहिर। और यहां पर भी एमबीक्यू क्या है? जीत जाता है। मोहम्मद बिन कासिम जीत जाएगा और ये हारेंगे। ठीक है, ही विल लूज। और ब्राह्मणावाद या बहमनावाद के को जीतने के साथ ही जो इसका सिंध विजय का अभियान था, जो इसका कैंपेन था सिंध को जीतने का, वो यहां पर कंप्लीट हो जाता है। और उस समय अरौर जो है वो सिंध की राजधानी थी। ठीक है, इस टाइम पे कैपिटल क्या है? सिंध की राजधानी क्या थी? ये जितना भी हमने अभी तक इंसिडेंट पढ़ा, उस समय राजधानी थी अरौर। आरौर, आरौर was the capital of Sindh when Muhammad bin Qasim attacked or invade। ठीक है, ये आपसे अगर जब भी उसको क्वेश्चन पूछना होगा तो वैसे पूछ लेगा कि भाई मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध की राजधानी क्या थी?
व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ सिंध एट द टाइम ऑफ इन्वेजन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? आरौर। क्या आंसर होना चाहिए? आरौर। और इसके बाद उसने क्या किया? इसके बाद अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट उसने मुल्तान को जीता। इसके बाद उसने क्या जीता? मुल्तान, जो कि सिंध क्षेत्र में किया जाने वाला उसका अंतिम अभियान था, लास्ट कैंपेन ऑफ मोहम्मद बिन कासिम इन सिंध रीजन। सिंध क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया जाने वाला अंतिम आक्रमण क्या होगा? मुल्तान। ठीक है। और मुल्तान से उसने इतना ज्यादा सोना लूटा था, उसको इतना ज्यादा जो है गोल्ड मिला था वहां से, कि उसने मुल्तान को नाम दिया था स्वर्ण नगर, नेम्ड एज स्वर्ण नगर, गोल्डन सिटी। क्लियर है ये चीज? किसने दिया था ये नाम? बाय मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को जीता और वहां पर इतना ज्यादा सोना प्राप्त किया, इतना ज्यादा उसको वहां पे गोल्ड मिला कि उसने उसका नाम रखा स्वर्ण नगर, गोल्डन सिटी। क्लियर है ये चीज? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम रफ कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जजिया कर के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे जजिया कर। जो जजिया कर था वो हिंदुओं पर तो लगता ही था, उसके साथ ही साथ मोहम्मद बिन कासिम जो था वो पहला मुस्लिम शासक था, MBQ, फर्स्ट मुस्लिम रूलर, जिसने सिंध क्षेत्र में जो हिंदू थे उसके साथ ही साथ बौद्धों पर भी जजिया कर लगाया, इम्पोज्ड jizya tax on Hindus as well as on Buddhists. Of Sindh region. तो जब हम जजिया कर की बात कर रहे हैं तो यहां पे आपको ये याद रखना है कि मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम शासक था। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम शासक था जिसने सिंध क्षेत्र में रहने वाले हिंदुओं के साथ साथ बौद्धों पर भी, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं, जो बुद्धिज्म के फॉलोवर हैं, उन पर भी जजिया टैक्स, जजिया कर जो है वो लगाया था। जजिया कर हिंदुओं में सभी वर्गों पर नहीं लगाया जाता था। सभी मतलब ऐसा नहीं है कि जजिया सारे के सारे हिंदूज पे लगता था। तो आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। Hindus who were not intended to give tax. इसको लिख लीजिए कि वे हिंदू या हिंदू के वे वर्ग जो जजिया टैक्स से, जजिया कर से वंचित थे। जो लोग जजिया कर से वंचित थे अगर हम देखें तो कौन है? ब्राह्मण, महिलाएं, बच्चे, अपाहिज, ब्राह्मण, महिलाएं, बच्चे, अपाहिज,
साधु सन्यासी भिखारी आदि। इन लोगों को जजिया कर, जो हिंदुओं में सबके ऊपर नहीं लगा, हिंदुओं में ये वो श्रेणियां हैं जिनको जजिया कर नहीं देना होता था। इनमें आपके ब्राह्मण आएंगे, महिलाएं आएंगी, बच्चे हैं, अपाहिज हैं, साधु सन्यासी हैं, भिखारी हैं, इन सभी पर जजिया कर नहीं लगता था। और चूंकि हम यहाँ पे जजिया कर की बात कर रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा और हम आगे की चीजें देख ले जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे जजिया कर की बात हो रही तो पूरा हम एक्सप्लेन आपको एक बार कर दे रहे हैं, जनरली आपको पूरे फैक्ट इसके बारे में पता रहे। तो ब्राह्मणों पे चूंकि यहां पे जजिया कर नहीं लग रहा है, तो 1376 में 1376 में इन पर भी जजिया कर लगाया गया। फर्स्ट टाइम, पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया 1376 में, 1376 में। किसने लगाया था? तो ये थे फिरोज शाह तुगलक। कौन था? फिरोज शाह तुगलक, जिसको हम लोग, बहुत से लोग हम देखते हैं यूपी और यूपी बिहार में, और बहुत से लोगों ने दिल्ली में भी देखा है कि जो लोग ये एफएसटी और एमबीटी इस तरीके से टर्म यूज करते हैं, तो आप लोग जो इसमें एफएसटी वाले हैं वो चाहे तो सीधे एफएसटी याद कर ले, वैसे फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने 1376 में पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, और अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। अगर हम जजिया कर की बात करें तो अकबर ने 1564 में इसको समाप्त कर दिया था। 1564 में अकबर ने जजिया टैक्स को हटा दिया था, समाप्त कर दिया था। और फिर इसके बाद औरंगजेब ने 1679 में फिर से ये जिजिया टैक्स जो था वो लगाया, और उसके बाद 1720 में अंतिम रूप से इसको समाप्त किया मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला ने। कब है? 1720 अंतिम रूप से जजिया कर को समाप्त किया किसने? मुगल रूलर रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। देखिए यहां पे जजिया कर से संबंधित आपके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। मैं एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं बहुत शॉर्ट में जजिया कर के बारे में, कि जजिया कर वो कर होता है जो गैर मुस्लिमों पे लगता है। जितने भी लोग जो मुस्लिम नहीं हैं, जो इस्लाम रिलीजन के फॉलोअर नहीं हैं, उनको एक टैक्स देना पड़ता था जिसको हम बोलते हैं जजिया टैक्स। और ये हिंदुओं के साथ साथ बौद्धों पर भी सबसे पहली बार लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, और इसमें कुछ वर्गों को, कुछ लोग थे हिंदुओं में भी जिनको ये जिजिया कर नहीं देना होता था, जिजिया टैक्स जो था। कौन थे? ब्राह्मण, महिलाएं, बच्चे, अपाहिज, साधु सन्यासी और भिखारी। लेकिन फिर 1376 में 1376 में जजिया कर को लगाया गया पहली बार ब्राह्मणों पर भी। किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। तुगलक डायनेस्टी के रूलर हैं फिरोज शाह तुगलक, एफएसटी हम आगे पढ़ेंगे। तो इन्होंने लगाया जजिया कर ब्राह्मणों पर भी। इसके बाद टाइमलाइन में ही हम आगे बढ़ते हैं तो 1564 में 1564 में इसको अकबर ने समाप्त कर दिया, जजिया कर को अकबर ने समाप्त कर दिया। लेकिन फिर 1679 में 1679 में औरंगजेब ने जजिया कर को दोबारा से लगा दिया। ठीक है, और फिर 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला जो कि मुगल शासक थे, उन्होंने इसको अंतिम रूप से, ये उत्तरवर्ती मुगल शासक कहे जाते हैं, लेटर मुगल रूलर कहे जाते हैं, इन्होंने फाइनली जजिया कर को समाप्त किया।
तो ये आपकी जजिया कर की पूरी हिस्ट्री हो गई, इसको नोट करिए। फिर हम आगे कुछ आपको और फैक्ट जो है वो यहां पे बताएंगे, जैसे कि इसमें आपकी अगली हेडिंग आ जाएगी, भारत पर अरब आक्रमण का प्रभाव। अब हम इसके देखेंगे इफेक्ट्स, यानी कि प्रभाव। तो इन्होंने कई शहर बसाए, ठीक है। जैसे एक आपका शहर है मंसूरा, प्रेजेंट में इसे हम कराची के नाम से जानते हैं। एक और शहर है महफूजा, महफूजा जिसको हम प्रेजेंट टाइम में हैदराबाद और सिंध के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान के क्षेत्र वाले हम बात कर रहे हैं, ये इंडिया वाला हैदराबाद नहीं है। और मुल्तान या गोल्डन सिटी या सिटी ऑफ गोल्ड, ये 3 शहर बसाए अरब लोगों ने, जो अरब आक्रमणकारी थे उन्होंने 3 नए शहर जो है वो बसाए, जहां जहां उन्होंने जीता था वहां वहां पर उन्होंने ये शहर बसाए थे। और उसके साथ ही साथ कई अरब विद्वान भी भारत भ्रमण पर आते रहे, अरब स्कॉलर्स। इनमें अगर आप देखें मुख्य रूप से तो वो है सुलेमान और अल मसूदी। सुलेमान जो है वो 9th सेंचुरी में आए थे, मिहिर भोज के टाइम पे। 9th सेंचुरी में मिहिर भोज के समय में आए थे सुलेमान। और मिहिर भोज कौन थे? प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर थे, रूलर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी। प्रतिहार वंशीय शासक थे मिहिर भोज 9वीं शताब्दी में, जिनके समय में सुलेमान जो कि एक अरब विद्वान थे वो भारत आए और उन्होंने मिहिर भोज को अरबों का घोर शत्रु कहा था। इनको क्या कहा? अरबों का घोर शत्रु, एनिमी ऑफ अरब किसको कहा गया? मिहिर भोज को। किसने कहा? सुलेमान ने कहा, जो कि एक अरब स्कॉलर था, अरब विद्वान था जो भारत आया था 9वीं शताब्दी में। इसके बाद जो अल मसूदी है वो 10th सेंचुरी में आते हैं भारत, 10वीं शताब्दी में वो भारत आते हैं महिपाल के टाइम में। किसके टाइम पीरियड में? महिपाल। अल मसूदी किसके समय में आए हैं? महिपाल के समय में आए हैं। हम आपको इनके बारे में सब कुछ, मिहिर भोज के बारे में, महिपाल के बारे में आपको एंशिएंट हिस्ट्री में जो पोस्ट गुप्ता पीरियड है उसमें ये सारा कुछ पढ़ा चुके हैं। तो महिपाल के समय में इन्होंने भारत की यात्रा की। महिपाल कौन है? ये भी आपके प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर हैं, रूलर ऑफ प्रतिहार डायनेस्टी। प्रतिहार वंशीय शासक महिपाल के समय में अल मसूदी भारत आए थे। और इसके अलावा और भी कई सारी चीजें हुई, उनको भी आइए नोट डाउन कर लेते हैं, हमें किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है एग्जाम के लिए। कि बहुत सारे ऐसे ग्रंथ थे, ट्रिटाइज थे, ट्रिटाइज या बुक कह लीजिए, जिनका ट्रांसलेशन हुआ अरबी लैंग्वेज में, अरबियन लैंग्वेज। जैसे आर्यभट्ट का सूर्य सिद्धांत, एग्जाम्पल अगर आपको देखना है एग्जाम्पल, तो आर्यभट्ट का
सूर्य सिद्धांत। सन थ्योरी ऑफ आर्यभट्ट वॉज ट्रांसलेटेड इन अरबियन लैंग्वेज। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। विष्णु शर्मा का पंचतंत्र एटसेट्रा। भारत की जो अंक पद्धति और दशमलव पद्धति थी उसे अरब के लोगों ने अपनाया। जो दशमलव पद्धति थी या अंक पद्धति, इसको उन लोगों ने अपनाया, एडॉप्टेड बाय अरब्स। अरब लोगों ने भारत की जो दशमलव पद्धति है, डेसिमल सिस्टम और या डिजिट सिस्टम, अंक पद्धति, उसको अपनाया। और चूंकि ये इन्होंने हिंदुस्तान से सीखी थी, इसीलिए इसको इन लोगों ने नाम दिया हिंदसा, नेम्ड एज हिंदसा। हिंदसा नाम दिया। जो भारत की दशमलव पद्धति और अंक पद्धति थी उसको अरब लोगों ने अपनाया, और चूंकि हिंदुस्तान से उसको सीखा था इसलिए उसका नाम दिया हिंदसा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज यह है कि अरबों से यह पद्धति सीखी यूनानियों ने। ठीक है, इनसे किसने सीखा? यूनानी, यानी कि जो ग्रीक्स थे। और इन्होंने चूंकि अरब से सीखा था, अरबी लोगों से सीखा था, इसलिए इसको नाम दिया अरेबिक न्यूमेरल्स। अरेबिक न्यूमेरल्स। क्लियर है? ये कुछ इफेक्ट्स हैं जो अरब आक्रमण के आपको भारत में दिखाई पड़ेंगे। क्या है कि दशमलव, जो हमारी दशमलव पद्धति थी, जो हमारी अंक पद्धति थी, उसको अरब लोगों ने अपनाया। और चूंकि अरब लोगों ने हिंदुस्तानियों से अपनाया तो उसको क्या नाम दे दिया? उसको नाम दे दिया हिंदसा। और हिंदसा जो कि हमारी दशमलव पद्धति थी, जिसको अरब लोगों ने अपनाया था, तो अरब लोगों से सीखा यूनानियों ने, जो ग्रीक्स थे, उन्होंने भारतीयों की जो दशमलव पद्धति अरबियों ने सीखी उससे सीखा, यानी हिंदसा से सीखा। अब उन्होंने किससे सीखा? उन्होंने अरबियों से सीखा है, अरब के लोगों से सीखा है, तो उन्होंने क्या नाम दिया? ग्रीक लोगों ने, यूनानी लोगों ने अरेबिक न्यूमेरल्स, अरेबिक न्यूमेरल्स कहा गया। जो हम कुल मिला के जो आप अगर देखेंगे, जो अरेबिक न्यूमेरल्स कहा जाता है वो एक्चुअल में क्या है? हमारी ही दशमलव पद्धति और अंक पद्धति है। तो ये टोटल जितना आपको अरबों के आक्रमण के बारे में समझना था, जो आपकी नेसेसरी चीजें थी, ये यहां पर कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको डिटेल में समझाएंगे तुर्कों का आक्रमण, इन्वेजन ऑफ, जो जिसमें आपको गजनवी का, मोहम्मद गौरी का स्पेशली देखने को मिलेगा। तो चलिए ठीक है, लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, सारी डिटेल्स आपको समझ में आई हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, सब्बा खैर।